वेलकम बैक गाइस। हम सभी को पता है कि वाइब कोडिंग आज के टाइम में बहुत ही पावरफुल वर्ड है और बहुत सारा कंटेंट वाइब कोडिंग के ऊपर आपको इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बट वाइब कोडिंग की रियलिटी से रिलेटेड आज कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप वाइब कोडिंग करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एआई सैस बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो बना पाएंगे वाइब कोडिंग के थ्रू एक सिंगल प्रॉम्प्ट डालकर, एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डालकर, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको एआई सैस बेस्ड टूल जो है वो बनाना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी फंडामेंटल चीजों की समझ होनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से एआई पॉपुलर हुआ है, जब से हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं, तब से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टूल्स हम लोगों ने भी बनाए हुए हैं। और इन टूल्स को बनाने का पर्पस था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, हमारी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग हम गूगल शीट्स वगैरह को यूज करते हैं कुछ कैलकुलेशंस वगैरह को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडिया प्लान वगैरह को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्शंस वगैरह को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अगर मुझे जनरेट करना होता है डॉक्यूमेंट वगैरह के फॉर्म में, लिंक्स वगैरह अगर हम बहुत सारे यूज करते हैं, यूटीएम पैरामीटर्स हम बहुत जगह यूज करते हैं, तो उन सारी चीजों को रिप्लेस करके एक वेबसाइट के फॉर्म में हम बना पाएं, या एक बैकएंड के फॉर्म में, एक इंटरफेस के फॉर्म में हम बना पाए, जहां पर हमारी जो टीम है उन सारे टूल्स को यूज कर पाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट छोटे बड़े जो फीचर्स है, टूल्स जो है उनको डेवलप किया। जब भी आप एक बड़ा टूल, एक पावरफुल एआई सैस प्रोडक्ट डेवलप करने की सोचेंगे, बहुत सारी चीजों की समझ आपको होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, एक बेसिक सी प्रॉब्लम आप वहां पर डालेंगे और वो जो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, उस प्रॉम्प्ट को आप किसी भी वाइब कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म में डालेंगे और वहां से आपको एआई सैस टूल जो है वो मिल जाएगा और उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो, उसको आप स्केल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो समझते हैं कुछ बारीकी चीजों को, कुछ फंडामेंटल्स को, जो वाइब कोडिंग के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी जो एक दो टूल हमने बनाए हुए हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज, उनको भी दिखाऊंगा और क्या चैलेंजेस आते हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे। देखो, अगर आप वाइब कोडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कोडिंग अंडरस्टैंडिंग। प्रोडक्ट की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो चीज आप बना रहे हैं अगर आपको उसकी समझ नहीं होगी, तो फिर आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। मान के चलते हैं अगर आप इनवॉइसिंग रिलेटेड कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि जीएसटी कैसे काम करता है, अगर आपको ये नहीं पता कि आईजीएसटी क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है एफआईआरसीज क्या होती है, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप पावरफुल इनवॉइसिंग टूल जो है वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन सब चीजों में उस चीज की नॉलेज की जरूरत होती है। तो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आ जाते हैं, अगर आप वाइब कोडिंग करने की सोच रहे हैं तो किन फंडामेंटल्स को आपको सीखना है। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको इसके अराउंड मिल जाएगा और मैं भी प्लान कर रहा हूँ वाइब कोडिंग को लेकर एक जो प्लेलिस्ट है, एक फंडामेंटल प्लेलिस्ट जो बनाई जाए, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोगों को भी ये प्लेलिस्ट जो है वो चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टेक्निकल फाउंडेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। देखिए, वाइब कोडिंग के थ्रू फ्रंट एंड तो बड़ी आसानी से बन जाता है, बट जो बैक एंड वगैरह के लॉजिक्स होते हैं वो उतनी आसानी से नहीं बनते। उसके लिए जो है वो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना आना चाहिए। बैक एंड किस टाइप से काम करता है वो पता होना चाहिए। बैक एंड की टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जब भी आप वाइब कोडिंग करने जाएंगे ना, आप देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड को साथ में काम कराने के लिए बहुत सारे इश्यूज को आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। इसके बाद आपको एपीआईज के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज एपीआईज की मदद से बहुत सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो आप अपने वाइब कोडेड वाले टूल के अंदर डालते हैं। ऑथेंटिकेशन, लॉगिन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेसेस चाहिए होंगी, उसको डिप्लॉय करना है अगर आपको, तो होस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, गिटहब के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप डिफरेंट वर्जन्स को, जो भी आप टूल बना रहे हैं उसको डिफरेंट वर्जन्स के फॉर्म में जो है वो गिटहब पे लाइव कर पाए, वहां से लोग डाउनलोड कर सके उसको, या आपको खुद से अगर जरूरत है दोबारा उसको यूज करने की तो कर सके। तो गिटहब एक अपने आप में पूरी प्रॉपर क्लास जो है वो होती है। इन्वायरमेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, वेबहुक्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक टेक्निकल फाउंडेशंस अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप वाइब कोडिंग जो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप वाइब कोडिंग करते हैं तो एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग इन सिंगल प्रॉम्प्ट। हमने देखा है बहुत सारे लोग सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज को मेंशन कर देते हैं और वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स इसको प्रोसेस नहीं कर पाते और फीचर्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक चीज जो है वो अलग अलग से डेवलप करनी है। आपको जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको मॉड्यूल में ब्रेक करने की कोशिश करनी है और उसके बाद उसको वाइब कोड करने की कोशिश करनी है। जैसे ऑथेंटिकेशन वाले सिस्टम को अलग से पहले आप डेवलप कर ले, फिर डैशबोर्ड को डेवलप करें, फिर डेटाबेस स्ट्रक्चर को, फिर यूजर्स के रोल्स है तो उससे रिलेटेड आप प्रॉम्प्टिंग वगैरह वहां पर करते जाएं। ऐसा कुछ बहुत अलग से आपको प्रॉम्प्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप
जो बातचीत की भाषा में बोलते हैं, अगर वही चीज आप कर रहे हैं तब भी आपका टूल जो है वो डेवलप हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटीज डेवलप हो जाएंगी। बट जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सिस्टम्स में ब्रेक करना है, एक तरीके से मॉड्यूल्स में ब्रेक करना है और उन मॉड्यूल्स के ऊपर बेसिकली काम करना है। एनालिटिक्स से रिलेटेड चीजें आप अलग मॉड्यूल में कर लें, वर्कफ्लो इंजन अलग बनाना है आपको, ऑटोमेशन की लेयर अलग बनानी, एपीआई से रिलेटेड अलग काम करना है, बिलिंग, नोटिफिकेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें वन बाय वन आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। एआई परफॉर्म्स मच बेटर विद मॉड्यूलर थिंकिंग। बस ये गलती मत करिएगा कि सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू आप करवाने की कोशिश करें। तो अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि अगर आप सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे एरर्स आएंगे, आपको बहुत लेवल पर डिबग करने की जरूरत पड़ेगी। और जितने ज्यादा लेवल पर आप डिबग करने जाएंगे, अगर वाइब कोडिंग वाला प्लेटफॉर्म बार बार कोड को रीराइट कर रहा है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, वो एआई क्रेडिट्स को भी यूज करता है। अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस करें तो एआई क्रेडिट्स नहीं यूज होते, जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हैं तो फिर एआई क्रेडिट्स आपके नहीं यूज होंगे, या फिर आप मैनुअली कोई एडिट करें, कहीं पर टेक्स्ट गलत हो गया उसको चेंज करने की कोशिश करें तो एआई क्रेडिट्स नहीं यूज होते हैं। बट अगर आप फंक्शनैलिटी में चेंजेस कर रहे हैं या फिर आप कोड में चेंजेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके एआई क्रेडिट्स यूज होते हैं। और एक दो चीजें मैं आपको समझा दूं, एआई बहुत तेजी से तो कोड जनरेट करता है, बट ये जो कोड जनरेट कर रहा होता है ना, इसको ये साथ में डिबग नहीं करता है, यानी कि साथ में वो वैलिडेट करता हुआ नहीं चलता है। देन देयर आर हाई चांसेस कि बहुत सारे एरर्स आपके होंगे। सो नेवर ट्रस्ट जनरेटेड कोड ब्लाइंडली, ये बात समझ जाइए। बहुत ज्यादा काम आपको इसको ऑडिट करने में लगता है, तो क्वालिटी चेक पे बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। वो फीचर्स वगैरह बनाकर आपको दे देगा, बट आप देखोगे तो कोई फीचर कभी नहीं काम कर रहा होगा। बट अगर आप उस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर वहां पर जाकर मेंशन करते हैं तो तुरंत का तुरंत उसको रिजॉल्व भी कर देता है। ऐसा नहीं कि वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, रिजॉल्व भी कर देगा। तो जो छोटे टूल्स होते हैं ना, उनको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने इंटरनल टीम वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं, आराम से बनाइए, धड़ल्ले से बनाइए, बड़े कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप बना सकते हैं। बट अगर आपको स्केलेबल सिस्टम बनाना, बहुत सारी चीजों को देखना होता है, सिक्योरिटी वगैरह को देखना होता है, बैकएंड को देखना होता है, डेटाबेसेस को देखना होता है, आप कौन से टेक को यूज कर रहे हैं वो समझना होता है, स्केलेबिलिटी उसकी कैसे हो सकती है वो देखना होता है। और एग्जैक्टली अगर आप उसको बेचने जा रहे हैं, स्केलेबल अगर आप उसको बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार भी हैं या नहीं है। तो सबसे पहले वो जो आइडिया वैलिडेशन है, वो जो प्रोडक्ट के बारे में सोचना है कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है या नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यू मस्ट वैलिडेट लॉजिक, कैलकुलेशन, सिक्योरिटी, वर्कफ्लोज, रिस्पॉन्सिवनेस, API behavior, tracking, authentication, database rights, especially for payments, login systems, analytics, automations, lead routing, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल्स है, तो इनके लिए तो आपको डबल चेक करने की जरूरत है, तो बार बार आपको चेक करने की जरूरत होगी। इन्हीं सब चीजों में आपकी ये जो फ्रंट एंड और बैक एंड की नॉलेज मैंने आपको बताई थी ना, ये काम में आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि आप वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू टूल बनाते हैं, बट बाद में आप उसके कोड को डाउनलोड करके भी बाद में आप उसको यूज कर पाए, बिकॉज अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस के लिए भी बार बार एआई वाइब कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स को ही यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके क्रेडिट बहुत ज्यादा खर्च होंगे। तो लोग ना टू एंड फ्रो काम करते हैं, वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कुछ मैनुअल इंटरवेंशन है वो भी जो है वो कर रहे हैं। एनीवेज, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 100% एआई वाले टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें। सो एआई ऑफन क्रिएट्स डुप्लीकेट लॉजिक्स, बहुत देखा है मैंने ये करता है, इनसिक्योर एपीआईज बना देता है, ब्रोकन डेटाबेस रिलेशंस बना देता है, इनएफिशिएंट कोड लिख देता है, और हैलुसिनेशन तो बहुत ही कॉमन चीज है एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको जो वाइब कोडिंग है वो शुरू करनी है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये मैंने होस्टिंगर होराइजन के ऊपर एआई कोडिंग करके मैंने एक टूल बनाया हुआ है। ये इंटरनली हमारी टीम की एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये टूल बनाया हुआ है। सर, होस्टिंगर होराइजन को क्यों यूज किया? आप कोई और यूज करना चाहे कोई और यूज कर लिया, आप लवेबल यूज करना चाहते हैं लवेबल यूज कर लीजिए, आप रेप्लिट यूज करना चाहते हैं रेप्लिट यूज कर लीजिए। मैं तो हर एक प्लेटफॉर्म को जो है वो ट्राई कर रहा हूँ। अभी इधर थोड़ा सा एग्रेसिवली हम लोग होस्टिंगर होराइजन को यूज करें, बिकॉज छोटे छोटे टूल्स हमें बनाने होते हैं, एक बेसिक से यूआरएल के ऊपर हम उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं और इंटरनली हम उसको यूज कर लेते हैं। और इसको ही बनाने में मुझे 35 से 40 मिनट लगे थे, और वो टाइम मुझे इसलिए लगा बिकॉज मुझे पता था कि इसमें कहां कहां पर जो गड़बड़ी है वो आएगी। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर मैं बाकी चीजों के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। और अगर आप भी होस्टिंगर होराइजन के ऊपर जो है वो इस टाइप से वाइब कोडिंग करके टूल्स बनाना चाहते हैं, जिसकी भी मैं बात करूंगा, तो सिंपली आप होस्टिंगर होराइजन का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर आप जा सकते हैं और वहां से फिर आप होस्टिंगर होराइजन का जो एक्सेस है वो ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ होस्टिंगर होराइजन के ऊपर, तो नीचे आप देखिए बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्लान जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टार्टर प्लान है आपका 70 एआई क्रेडिट्स पर मंथ आपको मिलते हैं, और ये जो टूल मैंने बनाया है ये अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 क्रेडिट्स के अंदर जो है वो बन गया। मैंने चेंजेस बहुत सारे किए थे, इसलिए वो 12 से 13 क्रेडिट्स लगे, बट और अगर आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है 8 से 10 क्रेडिट्स के अंदर ही आप बना लेंगे उस टूल को। आपको यहाँ पर इस प्लान के साथ 70
AI क्रेडिट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर 200 AI क्रेडिट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर 400 AI क्रेडिट्स मिल जाते हैं। मेरे पास जो प्लान है वो ये वाला प्लान है। अगर आप चीज़ों की शुरुआत करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक और चीज़ समझिए, अगर आपके पास पहले से ही होस्टिंगर का जो बिज़नेस वाला प्लान होता है या जो प्रीमियम वाला प्लान होता है, अगर वो है, तो उसमें आपको 5 AI क्रेडिट जो है फ्री मिलते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, उसमें शायद आपको 5 AI क्रेडिट जो फ्री मिलते हैं। तो अगर आप वहाँ से एक्सप्लोर करना चाहें, तो वहाँ से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको डोमेन वगैरह भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इसको बाई करना है, तो सिंपली आप सेलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करिएगा। सेलेक्ट प्लान करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा कि आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हैं, 1 मंथ का। जाहिर सी बात है, आपको थोड़े ज्यादा समय के लिए चाहिए, तो 12 मंथ्स आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, विच इज बेसिकली उमर HH। तो जो बेस्ट डिस्काउंट होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी से वो लॉगिन कर लेना है, सो दैट आप जो है वो ये प्लान खरीद सके। मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद वापस हम लोग टूल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी बिलिंग की डिटेल जो प्रॉपर्ली मेंशन करनी। इनकेस अगर आपके पास GST नंबर है, तो वो GST नंबर के लिए अपनी कंपनी नेम और GST नंबर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट आपको प्रॉपर इनपुट जो है वो मिल जाए। और जो भी मैंने कूपन कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आप कूपन कोड मेंशन करके अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। तो सबसे कॉमन पेमेंट मेथड्स हम लोगों के लिए तो UPI वाला ही पेमेंट मेथड है। तो सिंपली हम लोग जाएंगे, यहाँ पर अपनी UPI ID जो है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर ये आपको ऑटो पे मैंडेट का नोटिफिकेशन देता है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपका अमाउंट जो इतना कटेगा, आपका अमाउंट इतना नहीं कटता है। ये बेसिकली नेक्स्ट पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटो पे मैंडेट होता है। जो आपका अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है वही आपका अमाउंट कटेगा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अप्रूव ऑन UPI करूंगा और उसके बाद मेरे पास जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद मैं यहाँ से पेमेंट करूंगा और पेमेंट करने के बाद मुझे होस्टिंगर होराइजन का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। तो मैं पेमेंट करके वापस आता हूँ। तो जब अपने होस्टिंगर के बैकएंड में आएंगे तो नीचे आपको होराइजन जो है वो दिख रहा होगा। सिंपली आपको होराइजन वाइब कोडिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड वेबसाइट करके होस्टिंगर होराइजन को आपको ओपन कर लेना और यहाँ पर आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से बड़ी आसानी से आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं, टाइप करके जो है बेसिकली अपने प्रोडक्ट को डेवलप करा सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ उस प्रोडक्ट के ऊपर जो बेसिकली हम लोगों ने बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले ये प्रोडक्ट क्या है और 35-40 मिनट के अंदर जो हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली एक इंटरनल प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है कि हमारी सेल्स टीम को बहुत सारे जो प्रपोजल्स है वो बनाने पड़ते हैं, NDA डॉक्यूमेंट्स जो बनाने पड़ते हैं। तो उसमें जो अभी का तरीका है वो हम लोग वही डॉक्यूमेंट वाला तरीका यूज करें। गूगल डॉक के ऊपर हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, जो भी चीजें चेंज करनी होती है प्रपोजल के अंदर वो हम चेंज कर देते हैं। जो ऐड करना होता है वो नए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम लोग ऐड कर देते हैं। NDAs जो है वो भी हमारे पास प्री मेड टेम्पलेट्स है, जैसे सभी एजेंसीज के पास होती है। ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग के अंदर टूल्स भी हैं प्रपोजल को लेकर। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रपोजिफाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, प्रपोजल ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर है जो कॉमनली यूज भी होता है। तो अगर आप किसी को प्रपोजल सेंड करें तो उसकी पूरी एनालिटिक्स वगैरह आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि हमारी सेल्स टीम में भी लोग प्रपोजल्स वगैरह सेंड करते हैं, हमने सोचा क्यों ना प्रपोजल्स को ट्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक छोटा सा टूल जो है वाइब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिया जाए। वैसे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट आज के टाइम में वाइब कोडिंग अवेलेबल है, तो हमने सोचा चलो AI की मदद से जो है वो बना लेते हैं। क्योंकि छोटे छोटे टूल्स हम सारे जो है वो बना रहे हैं अपनी एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले हम लोग गूगल शीट्स वगैरह के ऊपर यूज करते थे, मीडिया प्लान वगैरह है गूगल शीट्स वगैरह के ऊपर यूज करते थे। तो थोड़ा सा उधर से माइग्रेट करके थोड़े अच्छे इंटरफेस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और इससे हम लोग की जो वाइब कोडिंग की प्रैक्टिस है वो भी होती जा रही है और चीजों को हम डेवलप भी करते जा रहे हैं अपने यूज केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ वाइब कोडिंग करके जो चीजें हमने बनाई उनको अलग प्लेटफॉर्म पे रखा है, कुछ को अलग प्लेटफॉर्म में रखा है, देख रहे हैं चीजों को और इन्हीं से सब आइडियाज निकल के आएंगे। बिकॉज हम इस फील्ड के अंदर है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स को समझना आसान है। यही मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको प्रोडक्ट की समझ नहीं है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। बिकॉज अगर मैं ये चीज बनाने को किसी को दे दूं ना जिसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के प्रपोजल की कोई नॉलेज नहीं, भले उसकी कोडिंग कितनी भी तगड़ी हो, वो नहीं बना पाएगा जब तक उसे लॉजिक और चीजें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, लॉजिक बताने से भी नहीं होगा, बल्कि उसको उसका पर्पस है वो समझ में आना चाहिए। तो मुझे पता है ना कि पर्पस क्या है। अब देखो यहाँ पर क्रिएट प्रपोजल पे जाएंगे अगर आप, तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जहां से अपना जो अकाउंट है क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, मैं यहाँ पर नया अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बट आप नया अकाउंट जो है बना सकते हैं। तो अगर मैं अपनी टीम को देना चाहूँ तो वो भी मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर डिस्टिंग्विश जो है वो एक तरीके से करे गए डिफरेंट यूजर्स हैं, यूजर्स के डिफरेंट लेयर्स हैं। मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक ईमेल आईडी से जो बेसिकली हम लोगों ने जिसके ऊपर पहले से अकाउंट बनाया हुआ है। अब लॉगिन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड में बेसिकली आपको इनसाइट्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं कि भाई टोटल हमने कितने प्रपोजल सेंड किए, टोटल क्लाइंट अभी तक हमने किसमें ऐड किए हुए, कुछ हमने इनवॉइसेस जनरेट करी या नहीं करी, प्रपोजल्स हमारे कितने एक्सेप्ट हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने अमाउंट के प्रपोजल्स हुए सारे, कितने क्लाइंट्स की डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, NDA के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर रिपोर्टिंग है। अगर आप देखो
तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर रिपोर्टिंग करी हुई है प्रोजेक्ट टाइप्स के बेसिस पे, कौन से प्रपोजल हमारे सेंट है, कौन से अप्रूव्ड है, कौन से रिजेक्टेड है, और यहाँ पर प्रपोजल से कितना रेवेन्यू जो है जनरेट हो चुका है, जो एक्सेप्ट हो चुके हैं, कितने प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो चुके हैं, कितने अभी क्रिएट किए हमने ड्राफ्ट में, कितने क्लाइंट को सेंड हो चुके हैं, क्लाइंट्स कितने ऐड हो चुके हैं, क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बनाई हुई है। ब्रांडिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है ग्लोबल ब्रांडिंग, मतलब हम अपनी ब्रांड के जो लोगो वगैरह हैं, टाइपोग्राफी, कलर्स वगैरह, वो सारी चीजें यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रपोजल जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी चीज ठीक नहीं है, तो सिंपली अगर मुझे इसको फिक्स करना है तो मैं बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट लूंगा और वापस यहाँ पर आकर जो है वो चैट में मेंशन कर दूंगा कि ये कुछ प्रॉब्लम जो है हमें आ रही है, और उसको सॉल्व करके विद इन सेकंड जो है प्रोवाइड करके दे देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स ना मेरे दिमाग में थी कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो देना शुरू किया, उसने बनाना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हमने एक एक करके ही बेसिकली जो है वो बनाई हुई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी जो है वो होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक प्रपोजल जो है क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट प्रपोजल के ऊपर जाऊंगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए मुझे करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मैं एक नया क्लाइंट बना लूंगा। अब जैसे कंपनी का नाम रख देता हूं मैं यूटी डिजिटल मीडिया, यहां मैं वेबसाइट लिख देता हूं, दिस इज द वेबसाइट, इंडस्ट्री लिख देता हूं सर्विस, कंपनी का साइज मेंशन कर दूंगा, लोकेशन इज लखनऊ, मंथली रेवेन्यू इज लेट्स से 1 लाख रुपीज। ठीक है, करंट मार्केटिंग स्पेंड, करंट एजेंसी, कोई मान लो एजेंसी है जो इनका अभी काम करी हो गया, लीड हमारे पास कहां से आई थी, मेटाएड से आई थी, लेट्स से व्हाट्सएप नंबर हो गया, कुछ नोट्स हो गया। मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना और एक देखो क्लाइंट जो है वो यूटी डिजिटल मीडिया नाम से क्रिएट हो गया। अब इसके लिए मेरे को प्रपोजल जो क्राफ्ट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया। अब देखो अगर आप कोड करके करवाते ना तो 30-40 मिनट का तो काम नहीं था ना, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स है, तो मैं यहाँ पर जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग सर्विसेज की टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांड स्टाइलिंग टेम्पलेट हमारी कॉर्पोरेट हो गई। बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रपोजल का टाइटल जो है वो हो गया लेट्स से गूगल एड्स प्रपोजल। ठीक है, और यहाँ पर मैं गूगल एड्स मेंशन कर देता हूँ। ड्यूरेशन मतलब हम शायद मंथली इनसे चार्ज लें, इसलिए ये ड्यूरेशन जो है वो मेंशनड है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन। एग्जीक्यूटिव समरी मैं यहीं से एआई से जनरेट करवा लेता हूँ, आप चाहे तो मैनुअली में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी की कुछ एग्जीक्यूटिव समरी होगी, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मेंशन किया। अलग अलग प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा प्रपोज सोल्यूशन हम लोग क्या दे रहे हैं वो भी मैं यहाँ पर एआई जनरेटेड कर देता हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, चीजों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर देखो आप, मेरा जो प्रपोजल है वो बन गया। अब मैंने पूरी चीजें यहाँ पर बेसिकली मेंशनड नहीं करी, इसलिए पूरा नहीं आ रहा है। ये मेंशन कर दिया, डिटेल्स मेंशन कर दिया, स्कोप एंड टाइमलाइन देख लो, डिलीवरेबल्स हो गया, टाइमलाइन हो गया, प्राइसिंग नहीं मेंशन करी थी। वन टाइम सेटअप फीस में मेंशन कर देता हूँ $10,000 लेट्स से, और यहाँ पर भी $10,000 हो गया। और अगर जीएसटी अप्लाई करनी है टिक कर दूंगा मैं, $20,000 हो गया। सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप इंडियन रुपीस में करना चाहिए। मैं केवल आपको जो ऑप्शंस है वो दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ। पेमेंट टर्म्स में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे एग्जांपल है 50% अप फ्रंट, मैं लिख देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं, एंड 50% आफ्टर 1 मंथ। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा एक प्रपोजल जो है वो बन के रेडी हो चुका है। हम इसमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, बट इस टाइप से लॉजिकली आप प्रपोजल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करूंगा। अब मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ पीडीएफ को, सेव एंड कंटिन्यू कर सकता हूँ, यहीं से क्लाइंट को मेल भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, देखो सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर नहीं बन रहा है। पीडीएफ जनरेशन कमिंग सून, ये फीचर भी मैंने डेवलप नहीं किया है, अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, बट अभी ये कुछ सेव एंड कंटिन्यू देखो नहीं कर रहा है। तो कभी कभी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, बट इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, बहुत देखो रॉ भाषा में मैं लिख रहा हूँ, कंटिन्यू इज नॉट वर्किंग। ठीक है, और एंटर करूंगा, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, और उसके बाद ये इसको डिबग करके दे देगा कि सेव एंड कंटिन्यू इज नॉट वर्किंग। आई विल फिक्स द सेव एंड कंटिन्यू बटन ऑन द प्रपोजल फाइनलाइजेशन पेज, लेट मी इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व द इशू। तो इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद देखते हैं इसको रिजॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर एरर सॉल्व होने के बाद ना मेरे को एक बार पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। तो मैं क्रिएट प्रपोजल पे करूंगा, यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, नेक्स्ट करूंगा। अच्छा, इस बार मैं सारी चीजें यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज पूरी प्रोसेस तो मैंने आपको समझाई दी थी। इन सब चीजों के ऊपर मत जाइएगा, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, तो अभी देखो ये प्रपोजल सेव्ड सक्सेसफुली जो है वो हो गया है। अब अगर मैं प्रपोजल पे आऊं तो ये वाला जो प्रपोजल है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं व्यू करना चाहूँ प्रपोजल को, व्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भरी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर चीजें नहीं दिख रही हैं, राइट। मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पर एंड वापस प्रपोजल पे आता हूँ। मैं यहाँ से ईमेल सेंड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, एडिट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। टोटल अमाउंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं एक बार के लिए ना यहाँ से कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, लेट्स से 10,000 रुपीज का डाल के
मैं इसको सेव कर दूंगा। कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा इसलिए 9999 आ रहा है, बट लेट्स अज्यूम इट 10,000 का एरर होगा तो फिर से स्क्रीनशॉट डाल के हम लोग उसको कर सकते हैं। अब मान लिया कि ये अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी अप्रूव नहीं हुआ, मान लेता है ये अप्रूव हो जाता है, तो हमें क्या करना है, बस हमें इसको ड्राफ्ट से चेंज करके अप्रूव जो है वो कर देना है। मान के चलते हैं रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हमें कर देना है। तो जैसे हमने रिजेक्ट किया, देखो यहाँ पर रिजेक्ट दिख रहा है। अब अगर मैं रिपोर्टिंग में जाकर देखूंगा तो आप देखोगे टोटल 2 प्रपोजल्स हैं, टोटल रेवेन्यू ये है, बट विन रेट अगर आप देखोगे तो 50% का है, कन्वर्जन रेट अगर आप देखोगे तो 50% का। स्टेटस वाइज अगर हम लोग देखें, रिजेक्टेड में जाएं तो टोटल एक प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह की मिस्टेक्स जो है वो हो सकती हैं, तो अगर मिस्टेक्स हैं कैलकुलेशंस वगैरह की तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वही स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल के आपको ठीक करते रहना, बट आपको पता तो हो बेसिकली कि बनवाना क्या। अगर मैं ऑल स्टेटस के ऊपर जाऊं, यहाँ देख सकते हो 50% आपको दिख रहा है, कहीं कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी जो है वो हो सकती है। और मैं देखो प्रॉपर यहाँ से चैट करता हुआ चला आ रहा हूँ कि मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, नॉर्मल मैं चैट करता हुआ चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो कि एवरीथिंग सेम, डू नॉट चेंज द डिजाइन, जस्ट चेंज द, डू नॉट चेंज एनीथिंग, जस्ट चेंज द डिजाइन टू लिटिल मोर मॉडर्न, बिल्कुल बेसिक सी चीज अगर आप देखो तो मैंने डाली हुई है। व्यू एंड एडिटर नॉट वर्किंग, प्लीज फिक्स, बिल्कुल लेमैन में मैंने बहुत ज्यादा चीज भी नहीं डाली। देखो शुरुआत में ना INR नहीं था, अब अगर मैं आपको सेटिंग्स में दिखाऊं यहाँ पर तो यहाँ तुमको INR देखने को मिलेगा, बट शुरुआत में ये INR का ऑप्शन नहीं था। USD में अगर आप देखो तो शुरुआत में जब इसने बनाया था INR नहीं डाला था, फिर मैंने बाद में INR मेंशन किया, तो डिफॉल्ट करेंसी हमारी INR जो है वो हो जाएगी। तो ये मैंने चीजें चेंज जो है वो करवाई हुई है। तो इस टाइप से मैं इसको ऑप्शंस देता गया और वो बनाता गया। बस जो मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में बताया था यहाँ पर कि आपको समझना है ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, डैशबोर्ड कैसे काम करता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं तो बल्ले बल्ले है और आप वाइब कोडिंग कर पाएंगे। थोड़ी फंडामेंटल सीख लीजिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। होस्टिंगर वगैरह का तो मैंने आपको लिंक वगैरह दे दिया, थोड़ी सी आसानी रहती है होस्टिंगर वगैरह में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो डोमेन वगैरह पे लाइव करना है तो दिक्कत नहीं आती, ये थोड़ी सी जो आसानी है वो बेसिकली होस्टिंगर में रहती है। जैसे अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया हो उसको मुझे डोमेन से कनेक्ट करना है तो यहीं से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ज्यादा जो है वो समस्याएं वगैरह नहीं होती, बैकएंड वगैरह थोड़ा आसानी से जो हैंडल है वो यहाँ पर हो जाता है। अदरवाइज अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करें तो हो सकता है आपको सुपर बेस वगैरह जो है वो थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़े, बट उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी आपको पढ़ा दूंगा। तो आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी चीजें ट्राई करना शुरू कर दे भाई साहब, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और सबसे पहले नियम क्या रखना है, उन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से AI बेस्ड टूल्स बनाने की कोशिश करनी जिन चीजों को आप रोजमर्रा की लाइफ में अपनी यूज कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल करियर में जो है वो यूज कर रहे हैं, सो दैट आप अच्छा प्रोडक्ट जो बना पाए, अपने लिए एक यूजफुल चीज जो है वो बना पाए। और भी बहुत सारी चीजें हमने बनाई है, आने वाले समय में धीरे धीरे वो चीजें मैं आपको दिखाता रहूंगा और इसको भी और थोड़ा सा रिफाइन वगैरह करेंगे हम लोग, सो दैट हम इंटरनली इसको यूज कर पाए। क्योंकि जो प्रपोजल वगैरह आपने देखा था यहाँ पर हमने बनाया हुआ तो बहुत अच्छा भी नहीं है जो डेटा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो उसकी फॉर्मेटिंग डेटा उसको और ठीक किया जाएगा और ऐसे ही ठीक किया जाएगा। यहाँ पर देखो NDA डॉक्यूमेंट्स भी है, बिकॉज NDAs भी जो है वो साइन होते हैं, तो यहाँ पर देखो NDAs भी है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के NDAs हैं, तो वो भी साइन होते हैं, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो आई थिंक सो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके जाएं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा पावरफुल कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलता है। हम लगातार 4 साल से इस चैनल के ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे वीडियो आता है। आप लोग के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से हम इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूअसली कंटेंट डाल पा रहे हैं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।